Namaskar दोस्तों, this is Harkesh Yadav and today I am going to discuss a poem by John Keats and the name of the poem is Ode on a Grecian Urn। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में प्यारे मित्रों आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि ये जो ग्रीसियन अर्न है यानी कि ये ग्रीक का यूनान का एक कलश है। तो उसी को मैं अब आगे फॉरवर्ड करता हूँ और उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जॉन किट्स लिखते हैं कि दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। यानी कि वो उस कलश को कहते हैं जो कि ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। उसको कहते हैं कि तुम जो है दिखने में यानी कि इस समय तुम्हारी जो सुंदरता है वह एक दुल्हन की भांति है। ऐसी दुल्हन जो अभी कंवारी है, जो अभी कुंवारी है, जिसको उसके पति ने अभी स्पर्श नहीं किया है। मीन्स वो अनरेविश्ड है यानी अनटच्ड है। दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, क्वाइटनेस मीन्स साइलेंस, यानी कि तुम जो है शांति की अभी अछूती दुल्हन हो। तुम अभी भी शांति की अछूती दुल्हन हो। जिस प्रकार से किसी दुल्हन को उसके पति ने अभी छुआ न हो, यानी कि उसके श्रृंगार से भी उसका पति खेला न हो, उस दुल्हन की जुल्फों के साथ अभी जो है उसके पति ने प्रेम कीड़ा न की हो। तो ऐसी दुल्हन जो अभी नई नई अपनी ससुराल आई होती है और बहुत भव्य लगती है। तो वैसे ये समझिए कि अपनी ससुराल से यूनान से ब्रिटेन में आया हुआ जो कलश है वो उसकी स्थिति एक नवयुवती दुल्हन के समान है। तो वही कहते हैं दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, तुम अभी भी शांति की अछूती दुल्हन हो। दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। अब चूंकि तुम कलश हो और ऐसा कलश जिस पर बहुत सारे चित्र उकेरे गए हैं, जिस पे बहुत सारे चित्र पेंटेड हैं, उनको देखने के बाद जॉन किट्स को ऐसा प्रतीत होता है कि दे आर परमानेंट। उसमें कई सारे ऐसे चित्र उकेरे गए हैं जिन्हें आप देखेंगे तो कई भाव आपके मन में आएंगे। कुछ ऐसे चित्र हैं जो वृक्षों के हैं, कुछ ऐसे चित्र हैं जो प्रेमी और प्रेमिका के हैं, बहुत सारे तो ऐसे चित्र हैं। और उन चित्रों में अगर आप देखें तो उस कलश पर बने हुए समस्त चित्र कला को और उस कला में शाश्वत भाव को दर्शाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी चित्र उकेरे गए हैं उस कलश पर वो कभी भी मरने वाले नहीं हैं। जैसे वास्तविक जीवन में अगर हम अपने इस रियल लाइफ में देखें तो हमारी जो प्रेमिका होती है वो आज तो युवा है पर कल ऐसा वक्त आएगा कि वो बूढ़ी हो जाएगी या उनका प्रेम टूट जाएगा। कुछ इस तरह से हार्श रियलिटी को अगर देखें तो हार्श रियलिटी हमारे लिए बहुत दुखदाई होती है, खासकर एक रोमांटिक पोएट के लिए। हाँ, वो भी रोमांटिक पोएट्स में खासकर किट्स के लिए जो स्केपिस्ट हैं, जो हार्श रियलिटी से यानी कि जो जीवन की वास्तविक सत्यता से दूर भागना चाहते हैं। क्योंकि इस वास्तविक सत्यता में बहुत सारा दुख भरा हुआ है। तो वही कहते हैं कि जो चीज़ कला में निहित हो जाती है उसको अमरता मिल जाती है, उसको इमोर्टैलिटी मिल जाती है, उसको परमानेंस मिल जाता है। पर रियल लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं सब मोर्टल हैं, सब नाशवान हैं, सब खत्म हो जाएंगी। तो वही वो कहते हैं कि दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। तुम एक नव युवती दुल्हन की भांति हो जिसके पति ने अभी स्पर्श भी न किया हो, और तुम जो है समय की दत्तक पुत्री हो, और तुम शांति की दत्तक पुत्री हो। यानी कि तुम समय और शांति की दत्तक पुत्री हो, ऐसे समय की पुत्री हो जो धीमे गति से चलता है। ये कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये हमारा लाइफ है, रियल लाइफ है, इसमें समय बहुत तेज़ी से भागता है, इसमें समय बहुत तेज़ी से व्यतीत होता रहता है। पर जो कला का समय होता है वो शाश्वत होता है, वो समय बहुत धीरे धीरे व्यतीत होता है। यानी कला भी नष्ट होती है पर उसमें एक अमरता का, इटर्निटी का भाव ज़रूर होता है, वो सदियों सदियों तक चलने वाली होती है। सिल्वन हिस्टोरियन हु कैन्स द एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आर राइम। ये कहते हैं कि तुम्हारे उस यानी कि जो कलश है उस पर जो कुछ चित्र बना हुआ है उस पर ऐसा देख के लग रहा है कि जैसे कोई ग्राम्य जीवन का इतिहासकार हो जो एक फूलों भरी गाथा को हमारी कविता से भी अधिक मधुर रूप से प्रकट करता है। यानी सिल्वन हिस्टोरियन है, यानी कि एक ऐसा इतिहासकार है जो गांव के जीवन को
व्याख्यायित करता है, गांव के जीवन की व्याख्या करता है, और वो एक ऐसी फूलों भरी गाथा की व्याख्या करता है जो ग्रामीण जीवन में प्रायः पाया जाता है। यानी कि अगर आप देखें तो ग्रामीण जीवन प्राकृतिक छटाओं से भरा पड़ा होता है। फ्लावरी टेल का मतलब हो गया फूलों भरी गाथा, अर्थात ऐसी गाथा जिसमें वृक्ष पौधे या फूल वगैरह हों, ऐसी गाथा, ऐसी कहानी। तो तुम एक ग्राम्य जीवन के इतिहासकार हो और ग्राम्य जीवन में जो भी सुंदरता है प्रकृति की, तुम उन सब की व्याख्या करते हो। फिर कहते हैं अच्छा हाँ, और जो तुम वो फ्लावरी टेल्स बता रहे हो, फूलों भरी कहानी या गाथा हमें सुना रहे हो, उस चित्र पर जो उकेरा हुआ है एक हिस्टोरियन है, एक इतिहासकार है गांव का, उसका जो उसकी स्टोरी है, जो उसके टेल्स हैं बताने वाली, जो कहानियां हैं, जो गाथाएं हैं, जो इतिहासकार बता रहा है, कवि कहता है कि तुम्हारा वो सब कुछ शाश्वत है, सब कुछ इटर्नल है, पर ये जो और तुम जो है हमसे ज़्यादा मधुर तरीके से बता रहे हो। यानी कि हमसे बेहतर कहने वाले, हमसे बेहतर सुनने वाले भी इस जग में हैं, इस संसार में हैं, और उनमें से तुम एक हो जो कि शाश्वत भाव लिए हुए अपनी गाथाओं में चल रहे हो। हमारी ये कविता, हमारे ये राइम्स शायद बहुत दिनों तक न चलें, पर तुम्हारी गाथा, तुम्हारा इतिहास, कहने का लहजा, तुम्हारा वो कहा गया इतिहास सदैव चलने वाला है, कभी वो ख़त्म नहीं होगा। फिर वो कहते हैं कि वॉट लीफ फ्रिंज लेजेंड हॉन्ट्स अबाउट दाई शेप ऑफ डेटीज और मोटर्स और ऑफ बोथ। फिर ये कहते हैं कि तुम्हारी आकृति पर पत्तियों के किनारों से सजी देवी देवताओं की या मानव की या फिर दोनों की कौन सी गाथाएं दिखाई देती हैं। फिर कहते हैं कि इन टेम्पी और द डेल्स ऑफ आर्केडी, कहते हैं कि यह टेम्पी की या आर्केडी की घाटियों की जो तुम गाथाएं सुना रहे हो, ये बहुत अमृत को प्राप्त कर रही हैं। फिर कहते हैं कि व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज, और जो इस कलश पर बने हुए चित्र हैं, न जाने वो देवताओं के हैं या देवियों के हैं या फिर किसी मानव के हैं, सामान्य साधारण मानव के हैं, ये पता नहीं चल पा रहा है। जो इंसान की आकृति के रूप में वहाँ मानव आकृति के रूप में उकेरे गए हैं, वो दे आर गॉड और दे आर ह्यूमन बींग्स, ये चीज़ स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो फिर वो कहते हैं कि what mad pursuit, what struggle to escape, what pipes and timbers, what wild ecstasy। कहते हैं कि यह कौन मानव या देवता हैं। फिर कहते हैं कौन शर्मीली लजीली बालाएं हैं। what mad pursuit, what maidens loath, what maidens loath, maidens माने कुंवारी लड़की। तो कहते हैं what maidens loath, यानी कि ये कौन सी शर्मीली और लजीली बालाएं हैं, यानी कि जो उस कलश पर बनाए गए लड़कियों की आकृतियां हैं, बालाओं की आकृतियां हैं, जो जिनकी आकृतियों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बालाएं शर्मा रही हैं, वो बालाएं लजा रही हैं। फिर कहते हैं कि व्हाट मैड परस्यूट, यानी कि क्या दीवानों की तरह पीछे पड़ा है। यानी कि जो प्रेमी है वो एक व्यक्ति ऐसा उस पर अंकित किया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन बालाओं की जो कि लजीली और शर्मीली हैं, उनका वो प्रेमी है और वह बहुत पैशनेटली उनके पीछे प्रेम, यानी कि दीवानों की भांति तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है उस लड़की से, कहते हैं ये। फिर कहते हैं कि यानी कि जो लड़की है उसको उसका प्रेमी उसका पीछा कर रहा है कि मैं जल्दी से अपनी उस प्रेमिका के पास पहुंचूं, उसके चुंबन लूं, उसको गले से लगा लूं, यानी कि इस प्रेम कीड़ाओं में जियो कुछ भी होता है, तो प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम करने की सब कुछ कोशिश करता है, हर तरह की कोशिश करता है। तो वही कहते हैं व्हाट मैड परस्यूट, व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, और वाह क्या प्रयास है बच भागने का। यानी कि जो वो लड़की है वो अपने प्रेमी से दूर भाग जाना चाहती है, इसलिए नहीं कि वो नफरत करती है, बल्कि इसलिए कि वो लजा रही है, शर्मा रही है। तो क्या प्रयास करती है, व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, यानी वो प्रेमिका अपने प्रेमी से बच भागना चाहती है, इसलिए नहीं कि वह उससे प्रेम नहीं करती, बल्कि इसलिए क्योंकि वह लजा रही है, शर्मा रही है। फिर कहते हैं व्हाट पाइप्स एंड चिम्बल्स, व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी,
फिर कहते हैं कैसी बांसुरियां ये बज रही हैं, यानी कि जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई बांसुरी बजा रहा है, और ये बांसुरियां कैसी बांसुरियां हैं, कैसी ढोलकें हैं। और फिर वर्ल्ड एक्सटेसी, कहते हैं वाइल्ड एक्सटेसी, पता है क्या पागलों की प्रसन्नता है। यानी कि इन सब चित्रों को देख करके आपको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसे महसूस होगा कि जैसे कि मतलब पागलों की जो प्रसन्नता होती है, जैसे प्रेमी पागल होता है, उसकी प्रेमिका जब उसके पास होती है, वो अपनी प्रेमिका का पीछा करता है, उसको पाने की जद्दोजहद में लगा हुआ होता है, उस टाइम पे उस प्रेमी के पास पागलों की प्रसन्नता होती। कहने का मतलब ये हो गया, वो इतना प्रसन्न होता है कि शायद उससे ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में प्रसन्नता का और कोई आसार या आधार नहीं हो सकता है। तो प्रेमी जब अपने प्रेमिका की पीछा करता है पाने हेतु उसको, कि पालूँ मैं उसको, अपने गले से लगा लूँ, बाहों में भर लूँ, उसका चुंबन कर लूँ, तो इस ख्याल को अगर प्रेमी अपने मन में संजोए हुए है और प्रयास कर रहा है, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत समय उस प्रेमी के लिए नहीं है। तो ये कंडीशन उस कलश पर छपा हुआ है या खुदा हुआ है, चित्रित हुआ है, और वो प्रेमी ये चाहता है कि मैं उसको पालूंगा भी, बहुत कितना आनंद आएगा। पर जानते हैं ये कला है, इस रूप में जहाँ वो स्थिर है वहीं पर रहेगा, वो प्रसन्नता उसकी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। हमारे हार्श रियलिटी में, हमारे रियल लाइफ में क्या होता है, चीज़ों को हम, अगर ऐसा कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के पीछा करता है तो वो उसे पा भी सकता है, नहीं भी पा सकता, अगले पल वो उसकी प्रसन्नता खत्म हो जाती है। पर जो कला में अंकित चीज़ें होती हैं वो शाश्वत होती हैं, कभी ख़त्म होने वाली नहीं होती हैं। तो जॉन कीट्स कहते हैं कि मुझे इस दुनिया से इतना ज़्यादा दुख मिला है कि अब मैं इस दुनिया में रहना नहीं चाहता। वो जो है उस अर्ण की दुनिया में भाग जाना चाहते हैं, अर्ण की दुनिया में खो जाना चाहते हैं, वो भी उसी कला की दुनिया में शाश्वत संसार को बसाना चाहते हैं, जहाँ पर कोई चीज़ ख़त्म ना हो। क्योंकि इस ज़माने में लोग जीते हैं, मरते हैं, हमेशा तड़पते रहते हैं, लेकिन वो कला की दुनिया में जिस स्थिति में आप होंगे वो सदैव बनी की बनी रह जाती है। इस दुनिया में अभी आप हंस रहे हो, अगले पल आप रोना भी शुरू कर देते हो। यहाँ पर कुछ फिक्स्ड नहीं है, पर जो आर्ट वर्ल्ड है, जो कला की दुनिया है, वहाँ पर सब परमानेंट होता है, सब इटर्नल होता है, सब इमोर्टल होता है, कुछ भी ख़त्म होने वाला नहीं होता है। तो जॉन कीट्स साहब यही कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगला सेकंड स्टैंजा में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप इनने एंजॉय किया होगा। तो ठीक है दोस्तों, इसका अगला भाग आप ज़रूर सुनिएगा। आपको मेरा अर्थात हरकेश यादव का नमन, नमस्कार।